गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो PYQ UPPCS की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे और 2023 के रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अकोमोडेट डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड नीड ऑफ स्टेट। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था जो कि यहाँ पे लिखना रह गया, वो था कि आर देयर एनी चैलेंजेस। ठीक है, अगर हैं तो आप उसको उससे जुड़े सजेस्ट, ये था कि इफ़ यस देन सजेस्ट सम मेजर्स या हाउ इट कैन बी एड्रेस, कुछ इस तरीका। मतलब अल्टीमेटली ये था कि चैलेंजेस लिखने, फिर आपको उसका सॉल्यूशन या फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म बतानी है, अपने सुझाव देने हैं। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट पार्ट जो इसमें रह गया। अच्छा क्वेश्चन था है ये ओवरऑल। इसमें पहला पार्ट, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अकोमोडेट डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड नीड ऑफ द स्टेट। तो पहले पार्ट में आपको क्या बताना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो किस तरीके से जो डिफरेंट नीड होती, डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। ठीक है, कई डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ आप जिस भी चीज़ में देखें, जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, फिर आपका लैंग्वेज है, रेशियल है, हर तरीके की डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो एक पार्ट में तो आप फेडरल स्ट्रक्चर का इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जब बोला जाता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, वो आपको फेडरल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ यहाँ पे बतानी है पहले पार्ट में। ठीक है, साथ ही में उसी टॉपिक में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है कि वीकनेसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो दूसरे पार्ट में आपको वीकनेसेस बतानी है। ठीक है, और फिर आपको ये वीकनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन बताने हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मोटा मोटी आप इस तरीके से रख सकते हैं, ये 3 पार्ट में एड्रेस होगा। एक में आप अगर कोई स्ट्रेंथ पता है वो बताएंगे, सेकंड में आप वीकनेस बताएंगे, थर्ड में उसके सॉल्यूशन बताएंगे। ये ओवरऑल आंसर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फेडरल स्ट्रक्चर को लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है या तो देखिए इसकी डाइवर्सिटी को लेके बना सकते हैं, या इसके डायनेमिज्म को लेके इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मतलब इसमें 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास कि फेडरल जो सिस्टम है आपका, ठीक है, उसकी क्या भी स्ट्रेंथ है उसको लेके बना सकते हैं। तो जैसे इस यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन बनाया है, इंडियाज फेम फेडरल सिस्टम हैज विटनेस रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर एवर चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशियो द डीपली डाइवर्स हैज़ राइट फ्रॉम द आउटसाइड सेव्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेक्टर। ठीक है, या तो आप दिख दे द फेडरल स्ट्रक्चर विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन accommodate the different aspirations and need of the state through different mechanisms which are designed to foster cooperation, autonomy। ठीक है, ये करके आप एक और बना सकते हैं। तो एक ये हो गया इंट्रो, एक मैंने और बता दिया यहाँ पे आपको। तो 2 तरीके में कोई भी आप एक इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब इसमें जो पूछा गया है, द फेडरल अकोमोडेट द डाइवर्स थ्रू सेवरल मैकेनिज्म एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल मैकेनिज्म बतानी है। तो एक तो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिवीज़न ऑफ पावर जिसको कहते हैं। तो डिवीज़न ऑफ पावर के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपकी लिस्ट है आर्टिकल 246 में। ठीक है, वो डिवीज़न ऑफ पावर को, जहाँ पे आपकी यूनियन है और स्टेट है, कंकरेंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा इसमें। स्पेशल प्रोविज़न फॉर द स्टेट्स, तो जैसे आर्टिकल 371 बनाया गया है कि डिफरेंट स्टेट्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया आपका। इसके साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे जीएसटी हो गया। ठीक है, मतलब जीएसटी एक एग्जांपल है, बाकी ये ज़्यादा बेटर होता अगर हम लिखते इंटर स्टेट काउंसिल एंड अदर फोरम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, फिर आपके जोनल काउंसिल हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जीएसटी काउंसिल हो गया। तो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरस्टेट काउंसिल एंड अदर फोरम्स का पॉइंट है, जिसके थ्रू आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, तो यहाँ पे आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं, जो हम प्रमोट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये सोच के लिखा गया है कि जैसे कोई अमेंडमेंट है तो वहाँ पे आप क्या है, स्टेट की नीड को एड्रेस किया जाता है वहाँ। ठीक है, तो वो पार्ट है यहाँ पे। तो ये 5-6 पॉइंट आपके हो गए, जो ये दिखाते हैं कि आपका
जो एस्पिरेशंस है फेडरल स्ट्रक्चर अकोमोडेट डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड नीड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसके थ्रू आगे एग्जाम्पल सब में हो ही गया आपके एलोबोरेशन के लिए, और आपके 5 पॉइंट हो गए, सफिशिएंट है पहला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, चैलेंजेस को लेके है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पे आपको चैलेंजेस या वीकनेसेस जो भी पढ़ते हैं वही उसकी चैलेंजेस है मेनली। तो यहाँ क्या है, जैसे मेन एक पार्ट लिखा हुआ है इन्होंने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन एरियाज सच एज वाटर मिनरल, तो एक तो ये है आपका। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो पॉइंट है वो है आपका चैलेंजेस में लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो डाइवर्स नेचर है एक वो पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस चीज़ आप देखेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको किस तरीके से आप आज के समय में देखते हैं, तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट है आपका, जिस रीजनल डिस्पैरिटीज़ के कारण, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब कि रीजनल डिस्पैरिटी से क्या हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी से आपका जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटी से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ से आपका मल्टी पार्टी सिस्टम आ रहा है, वहाँ से मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या हो रहा है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सेंट्रल पार्टी के लिए चैलेंजेस खड़ा कर रही हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट अलग हैं तो फिर वो जो फेडरलिज्म की फीलिंग है वो एक तरीके से डाइल्यूट हो जा रही है। तो ये आपको इसमें यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे क्लब करेंगे, ये 4 पॉइंट हैं जिसको आप इस तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक का होगा, रीजनल डाइवर्सिटी। इसके अलावा अगर चाहें तो आप इसमें जो और सब्सटेंशिएशन है 1-2 पॉइंट आप और इसमें डाल सकते हैं, और इसमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट का भी एक पॉइंट आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिसमें रिवर से जुड़े जो मेन मुद्दे हैं, ठीक है, रिजॉल्व नहीं होते हैं। और इसके अलावा आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट में आप दिखा सकते हैं मेनली, जैसे आपका ये कौन सा स्टेट है, बंगाल का। ठीक है, साथ ही साथ अदरवाइज आप दिखा सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जब टर्म ऑफ रेफरेंस जनरली ड्रॉ हुआ था 15 फाइनेंस, तो वहाँ पे जो स्टेट की डिमांड नहीं एड्रेस हुई, तो वो एक आप यहाँ दिखा सकते हैं। बाकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इस वाले पार्ट में आप दिखा सकते हैं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को लेके, ठीक है, जो एक बायसनेस वहाँ पे नॉर्थ वर्सेस साउथ की एक डिबेट हुई थी। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी आप इसको अपने तरीके से वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3-4 पॉइंट हो गए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप सॉल्यूशन चाहें तो साथ ही में लिख दें, पर वो एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप साथ में लिखें, क्योंकि उससे लिमिट हो जाता है आंसर। हो सकता है चैलेंजेस के 4 पॉइंट हो, सॉल्यूशन के आपके पास 5-6 पॉइंट हो, तो इसलिए चैलेंजेस अलग लिखिए, सॉल्यूशन अलग लिखिए। अब इसमें तो आपके पॉइंट चैलेंजेस आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जैसे एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म वाले जो पद हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है जहाँ पे फेडरलिज्म प्रमोट होता है, वहाँ पे एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ अब जैसे जीएसटी काउंसिल्स हो गई, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल्स हो गई, जो ऊपर आपने लिखा था, तो उनको और मजबूत किया जाए, वो एक पॉइंट हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिस पे हमारा जो पूरा फेडरलिज्म का मॉडल बेस्ड है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, तो ये एक पार्ट आप लिख सकते हैं। जो लोकल गवर्नेंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के रोल को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है, और उनको क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए। इसके अलावा डायलॉग है, डेलिब्रेशन है, नेगोशिएशन है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चाहें तो आप जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको थोड़ा और ओपन होना चाहिए एंड मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये एक पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो पॉइंट इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आंसर सफिशिएंट है। कोई 200 मार्कर क्वेश्चन है, 3 एस्पेक्ट आपको लिखने हैं। 200 को अगर आप कायदे से डिवाइड करेंगे 250 से 300 वर्ड्स पे आपका आंसर ये खिंच जाएगा कायदे से। 200 अब 250 वर्ड्स में
आपको 3 पार्ट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 भी लिखेंगे, ठीक है, तीनों में। तो 210 ये हो गए, बाकी 30 से 40 आपके इंट्रो, 30 to 40, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 270 मार्क्स वर्ड्स में आपका ये आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये लेंदी क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि लेंदी नहीं है। अब इसका कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। ओवर सक्सेसफुल इन अकोमोडेटिंग द डाइवर्स नीड एस्पिरेशन, हाउ दे स्टिल समथिंग दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। ये कर सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा और अगर लुक्रेटिव लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इंडिया कैन स्ट्रेंथन इट्स फेडरल स्ट्रक्चर by taking the above steps, या solution suggested above to ensure the inclusive and sustainable development for its citizen। ये कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन लिखा है, एक मैंने आपको और बताया, वो भी आपका एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है what alternative mechanism dispute emerged in the recent years in India, how far they have been effective, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक में आपको रीसेंट के ऊपर बताना है, ठीक है, और दूसरे में क्या बताना है, हाउ फार दे हैव बीन इफेक्टिव। तो एक में इफेक्टिवनेस बतानी है, दूसरा यहाँ पे कीवर्ड है एक यहाँ पे हाउ फार। जब भी हाउ फार वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आर दे इफेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इफेक्टिवनेस तो लिखनी है एक पार्ट में, ठीक है, लेकिन अब अगले पार्ट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, या फिर उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस या जो आउटकम आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ पाया अब तक। तो वो एक पार्ट यहाँ पे और बनेगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, एडीआर और द इंक्लूड द मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, यहाँ पे नेगोशिएशन और लिख देना चाहिए था, और साथ ही साथ इसमें जो आपका नालसा, ठीक है, या फिर जो एक्ट है। तो सेटलमेंट में जो एनी अदर प्रोसेस रिजॉल्विंग डज नॉट इंक्लूड कोर्ट्स एंड गवर्न बाय द सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये करने के बजाय आप यहाँ पे एडीआर को सिंपल एक्सप्लेन करके और इसके जो टूल्स हैं, ठीक है, उसको दिखा सकते हैं डायग्राम से यहाँ पे। तो ये डायग्राम नहीं बल्कि यहाँ पे डायग्राम आपका बनेगा ये वाला रे डायग्राम, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पे 5 तरीके, जो मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, निगोशिएशन है, और आपका लोक अदालत, ठीक है, जो कि नालसा और इनके थ्रू डिराइव होता है जो, ठीक है। तो 5 आपके बन गए, तो उसको यहाँ से दिखा दी। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें व्हाट अल्टर डिस्प्यूट इमर्ज्ड इन रिसेंट ईयर्स लिखा है। तो रिसेंट ईयर्स का मतलब पिछले जो 10-15 सालों का हिसाब किताब, तो उसको लेके लिखेंगे आप, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, नालसा एंड आर्बिट्रेशन विच वाज मॉडर्न रिलेटेड टू एडीआर। यहाँ पे अगर आपके पास आपको लगे कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, तो अगर आपके पास बैकग्राउंड हो, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट टू की आपको आगे पार्ट में थोड़ा कंटेंट है, अगर कम लग रहा है आपको कि हाँ मेरे पास वहाँ पे थोड़ा कंटेंट है, तो आप ये ट्रांजिशन में अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और डाल देंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, जो आर्बिट्रेशन एक्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास नीचे सफिशिएंट कंटेंट है तो ये पार्ट में आप सिंपल जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ ट्रांजिशन पैरा लिख के रिसेंट डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, डिपेंड कि आपके पास। अगर ये मैंने इसलिए बताया है, ये सेकेंडरी मोड है। अगर आपके पास जो है रिसेंट के बारे में, रिसेंट ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन है, तो एक ये हो जाएगा कि एग्जामिनर को एक हो जाएगा कि बैकग्राउंड और वो सब पता है आपको, ठीक है। तो ये जो आगे जो डाइल्यूशन हो रहा है आपके कंटेंट का, वो वहाँ से थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो मेन अब इसके बाद हमारे रिसेंट डेवलपमेंट में एक तो जो आज के समय में आप देखते हैं ई कोर्ट और ये सब आ गए, तो इसमें वर्चुअल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस है। एक 2021 में अमेंडमेंट हुआ था कंसिलिएशन एक्ट का, ठीक है, वो है, और एक इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। ये 3 चीज़ें रिसेंट टाइम में इमर्ज हुई हैं। तो जनरली जो हम लोग जो एक याद रहता है न्यूज़ में आने के कारण, एक तो आपको वर्चुअल एडीआर याद रहेगा, ठीक है, और एक चूँकि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन न्यूज़ में काफ़ी था वो याद। इमरजेंसी आर्बिट्रेशन जनरली भूल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले, मतलब ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केसेस में
इसको यूज़ किया जाता है, तो ये जनरली मिस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो लेकिन तब भी अगर इन केस नहीं याद आता है किसी को, किसी ने नहीं, इग्नोर हो जाता है, तो ये 2 लिखना तो ज़रूरी ही है आपको। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। वर्चुअल एडीआर तो सिंपली जैसे ई कोर्ट और जैसे ई जुडिशरी का जो एस्पेक्ट है उसी से लेके लिखना है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी आजकल कहा जाता है वर्चुअल एडीआर में। ठीक है, ऑनलाइन, और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। ठीक है, ओडीआर, तो एक ये पार्ट आपका हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, तो इसमें ये देख लें, आपको टूल पता लगे, इसके बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्चुअल एडीआर हो गया। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आया था 2021 में अमेंडमेंट, तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्यों आया था। ठीक है, ड्यू टू पेंडेमिक आया था। दूसरा क्या है, जो नई चीज़ें क्या हो रहा था कि जैसे कई बार अवार्ड जो हो रहा था, जो मीडिएशन और इसके बाद जो अवार्ड हो रहा था सेंटेंस, उसमें क्या था, फ्रॉड और ये सब चीज़ें पाई गई। तो अगर कोर्ट ये पाता है कि इस तरीके का फ्रॉड है, तो वो आउटराइट उस तरीके के सेंटेंस को एक तरीके से कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये 2 पार्ट है, इसलिए इसमें आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में अमेंड मतलब चेंज किया। एक और अमेंडमेंट था इसमें, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 अमेंडमेंट इसमें बेसिकली हुए थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। तो ये अर्जेंट रेजोल्यूशन है, और ये अभी जब 2 साल पहले अमेज़ॉन और ये फ्यूचर रिटेल जो बिग बाज़ार जो बोलते थे, ठीक है, उसको लेके जो एक इशू हुआ था, तो उसके रेजोल्यूशन के लिए इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की बात का न्यूज़ में आया था। तो ये 3 तरीके हैं। ठीक है, बाकी अब चूंकि हाउ फार है, तो इसमें इफ़ेक्टिवनेस के लिए लिखना पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिवनेस में वही है, सिंपल, क्विक है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और लीगल पैराडाइम को एक नई दिशा दे रही है, देना। एक्सेस टू जस्टिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी बढ़ रही है। इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हैं, ठीक, उसको रिजॉल्व करने में मदद मिल रही है। और ठीक है, 4-5 पॉइंट सफिशिएंट है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर, अदरवाइज अगर चाहें तो इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस है, पेंडेंसी केसेस है, इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और कन्वीनियंट है, क्विक है, और इसके साथ साथ जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो और आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही। इसके साथ साथ एक डेटा आया था, अब इधर तो मैंने देखा नहीं, वे पिछले साल एक डेटा आया था एडीआर को लेके। ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा अगर मिले तो उसको कोट करना है कि यहाँ पे अराउंड 30% तक जो केसेस हैं, ठीक है, उसमें 2-3 अच्छे फैक्ट्स थे, लेकिन चूंकि ये टाइम हो गया उसको देखे हुए और मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ डाला नहीं। लेकिन ये इस तरीके का डेटा जनरली न्यूज़ में आता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या 30% तक जो केसेस थे, जो बर्डन है ओवरऑल केसेस का, वो 30% तक रिड्यूस हुआ है एडीआर के आने से, और पर्टिकुलरली जो ओडीआर अभी आ गया है तो उससे वो जो बर्डन है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक आपका डेटा है जिसको आप किसी में यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस पार्ट में डेटा मिल जाए आपको तो इसको बिल्कुल यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब वो आपके आंसर की, जैसे बोलते, जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ एडीआर बढ़ जाएगी, वैसे ही आपके आंसर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी उस डेटा को यूज़ करके। ठीक है, लेकिन वो डेटा मिल जाना चाहिए, और लेकिन वो डेटा मिलना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वो 1 साल पहले आया था, 1.5 साल पहले वो डेटा आया था इसको एडीआर से रिलेटेड, कि उसकी परफॉर्मेंस को लेके किसी पेपर में। बाकी आपको अगले में चैलेंजेस है, तो नॉन बाइंडिंग जो सिमिलर आप पढ़ते हैं वहाँ पे, वीकनेसेस का कि क्या क्या वीकनेसेस हैं एडीआर की, वो लिख देंगे। बिहेवियरल स्ट्रक्चर, बिहेवियरल में वही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा ऊपर आपने देखा ये फ्रॉड के केसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो जस्टिस है वो जनरली आपका क्या है, क्योंकि जो पावर या फिर जो मनी जिनके पास जो वो पार्टी जो एक तरीके से फाइनेंशियली साउंड होती है उसकी तरफ होते हैं, तो इस कारण से लोगों के अंदर जो एडीआर है उसको लेके एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो ये पॉइंट उसका हो जाएगा। स्ट्रक्चरल में वही आपका इंफ्रा का है, फाइनेंसेस का इशू है,
इसके अलावा जो जो लीगल एक्सपर्टीज़ वाले लोग चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं वो आपको इसमें लिख देने हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखें तो इस तरीके से डायग्राम बना के, जैसे बिहेवियरल चैलेंजेस का है तो डायग्राम बना के आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कंक्लूजन में इसमें आपको सिंपल कहाँ गया आपका हाउ फॉर, तो हाई फॉर में वे फॉरवर्ड ऐसा कुछ बताना नहीं है आपको। इसमें सिंपल ADR रिफ्लेक्ट डायनेमिक shift in approach of distributor embracing the ADR method efficient flexible tune in need of the rapidly changing from ancient Indian। तो ये इसकी बड़ाई करते हुए यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया है, ठीक है, कि मतलब एक जो पॉजिटिव नोट पे इस कंक्लूजन को किया गया। अदरवाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ऊपर के चेंजेस लिए जाएंगे तो जो आपका ADR के थ्रू जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्टिव, और जो जस्टिस फॉर ऑल का आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो आइडिया को अचीव करने में मदद मिलेगी। वो दूसरा आपका कंक्लूजन का तरीका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। दो में से कोई भी आप, इसके अलावा और भी अगर आपके दिमाग में कोई कंक्लूजन हो जो एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता हो तो उसको आप यहाँ पे क्लब कर सकते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस को। कुछ है नहीं, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन इसको अगले में ही कर पाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये 2023 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल स्विच टू 2022 and then we will cover the polity and also we will cover how to strategize our study for this polity section, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि पॉलिटी का सेक्शन हमारे GS2 में 50% का वेटेज ऑलमोस्ट लेके जाता है, ठीक है। तो हमको इसकी तैयारी किस तरीके से करनी कि वो 50% हमारा सिक्योर हो जाए। लेकिन अभी के लिए आपका जो ये वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम 2023 का लास्ट क्वेश्चन और स्विच करेंगे 2022 की तरफ। और ये PDF जो है ये ग्रुप में जो टेलीग्राम का लिंक मैं आज डाल दूँगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।